आज हम दंड जो प्रक्रिया संहिता है उस दंड प्रक्रिया संहिता को हम पढ़ेंगे और यह सेक्शन इसमें 482 हैं और इस संहिता के अंतर्गत दो जो अनुसूचियां हैं उनका भी प्रावधान किया गया है। यह एक प्रोसीजरल संहिता है, इसको हम प्रक्रियात्मक विधि भी एडजेक्टिव लॉ है वह कहते हैं। भारतीय दंड संहिता के अधीन जो अपराध होते हैं उन अपराधों को दंडित करने की जो कार्रवाई है वह सीआरपीसी के अंतर्गत जो की जाती है। तो इस सेक्शन के इसमें 484 है वो सेक्शंस इसके अंतर्गत जो कि दिए गए हैं सीआरपीसी के अंतर्गत। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है उस दंड प्रक्रिया संहिता का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो दंड प्रक्रिया संहिता का ऑब्जेक्ट है कि अपराधियों को अपराध के लिए दंडित करवाने के लिए एक प्रक्रिया का जो निर्धारण है वह इस संहिता के अधीन किया जाता है। उसके बाद इसमें दो अनुसूचियां हैं और पहली अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण दे रखा है और दूसरी अनुसूची में फॉर्मेट्स जो कि है कि वो दे रखे हैं। तो इसका जो सेक्शन 1 है वह सेक्शन 1, इसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ के बारे में है। तो इस अधिनियम का जो नाम है वह दंड प्रक्रिया संहिता होगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर इसका विस्तारीकरण किया गया है। लेकिन इस संहिता के अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 से संबंधित जो उपबंध हैं उनसे भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य को और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। लेकिन जनजातीय क्षेत्र से तात्पर्य कौन से क्षेत्र से होगा? तो ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो 1972 की जो जनवरी है उसके 21वें दिन से पहले संविधान की 6वीं जो अनुसूची है उसके पैरा नंबर 20 में जो असम के जनजातीय क्षेत्र हैं उन असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित था। और इसके बाद में सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत है कि यह 1 अप्रैल 1974 से इसको हमने लागू किया है। सबसे पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता थी वह 1898 के अंतर्गत थी और 1898 के बाद में यह 1973 के अंतर्गत आई। 1898 की जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसमें 595 धाराओं का प्रावधान था। उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट करके इसको 1973 के अंतर्गत लाया गया और यह 1974 का एक्ट नंबर 2 जो कि है। अब यह दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो निम्नलिखित सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके इसकी जो प्रोसीजर का जो तरीका है वो तरीका जो कि बताया गया है। तो सबसे पहला है प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत हैं नेचुरल जस्टिस, उस नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को अधिमान्यता देते हुए ऋजु विचारण है यानी कि सरल और साधारण विचारण पर ध्यान दिया गया है। दूसरा है आरोप की जो प्रक्रिया है उस आरोप की प्रक्रिया से पूर्व अन्वेषण और अनुसंधान की जो कार्रवाई है उस अनुसंधान की कार्रवाई को अविलंब पूरा किया जाना चाहिए। यह इस संहिता के अंतर्गत इसमें जोड़ दिया गया है। इसके साथ निर्धन जो अभियुक्त हैं, ऐसे अभियुक्त जो अपनी बचाव अपना संरक्षा करने के अंतर्गत असमर्थ हैं, उन अभियुक्तों के बचाव के लिए कार्रवाई किए जाने का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि जो अग्रिम जमानत है सेक्शन 438 के अंतर्गत उसके लिए कोई व्यक्ति है वह उच्च न्यायालय के अंतर्गत या सेशन न्यायालय के अंतर्गत जमानत हेतु याचना जो कि कर सकता है। इस प्रकार से सेक्शन 1 को इसमें डिफाइन किया गया है। सीआरपीसी का जो सेक्शन 2 है उस सेक्शन 2 के अंतर्गत परिभाषा का खंड है और परिभाषा खंड के अंतर्गत सबसे पहला अपराध दे रखा है जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस। तो जमानती अपराध से तात्पर्य ऐसा अपराध है जो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जमानती रूप में जिसको दिखाया गया है या तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन जमानती अपराध के रूप में उसको रखा गया है और वह अपराध अजमानतीय अपराध से भिन्न है। अर्थात साधारण परिभाषा यह हो सकती है कि ऐसा अपराध जो अजमानती नहीं हो और जो प्रथम अनुसूची में जमानती रूप में दिखाया गया हो वह जमानतीय अपराध है।
अब इसमें एक केस लॉ इम्पोर्टेंट है, वह है मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1978 सुप्रीम कोर्ट जनरल 1596। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया गया है कि जमानत एक नियम है यह और निरोध उसका अपवाद है, अर्थात जमानत को हम अधिकार के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते। जमानत पर छोड़ना या नहीं छोड़ना यह न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, अभियुक्त व्यक्ति अधिकार के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकता। और इसका जो धारा 2 सब क्लोज 6 है उसके अंतर्गत आरोप की परिभाषा दे रखी है, चार्ज की परिभाषा। तो जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हैं तो आरोप का कोई भी शीर्ष अभिप्रेत से होगा। जैसे कि सेक्शन इसमें कोई व्यक्ति है, वह किसी घर के अंतर्गत जाकर के चोरी कर लेता है, तो उस स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति आपराधिक अत्याचार का दोषी होगा, इसके साथ वह चोरी का भी दोषी होगा। लेकिन अब यदि वह चार्ज है तो चार्ज में उसको 379 उसके ऊपर 447 यानी जो गृह अत्याचार है उसका चार्ज उस पर लगाया जाएगा। लेकिन जब टाइटल के रूप में जब फाइल चलेगी तो फाइल पर केवल 379 कर दिया जाएगा, अर्थात उसके ऊपर जो मेन जो जिस धारा के अंतर्गत सबसे अधिक अपराध है उस धारा का उस पर चार्ज लगा करके अन्य जो चार्जेज हैं उनको उसको उसमें फुल स्टॉप लगा के उस फाइल को नामांकित किया जाएगा। अर्थात कोई भी आरोप को जो हैवी जिसके अंतर्गत पनिशमेंट है उसको ले लिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 सब क्लोज ग के अंतर्गत संज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है। तो संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसा अपराध है और संज्ञेय मामले से तात्पर्य ऐसे मामले से है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सके। तो संज्ञेय अपराध कैसे अपराध कहेंगे? ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को जो कि है कि वह रख सकता है, तो ऐसे स्थिति के अंतर्गत उसको हम संज्ञेय अपराध कहेंगे। अब संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत अंतर क्या है? तो संज्ञेय अपराध घातक स्वरूप का होता है जबकि असंज्ञेय अपराध घातक स्वरूप का नहीं होता। दूसरा, संज्ञेय अपराध के अंतर्गत पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन असंज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। तीसरा, संज्ञेय अपराध घटित होने की जो रिपोर्ट है वह पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी जाती है, जबकि असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में जो परिवाद है वह मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। चौथी अवस्था के अंतर्गत है संज्ञेय अपराध है, तो संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण का जो कार्य है, इन्वेस्टिगेशन का जो कार्य है वह आरंभ कर सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत पुलिस अधिकारी मामले में अनुसंधान का कार्य मजिस्ट्रेट के अनुज्ञा के बिना नहीं कर सकता। इस प्रकार से हमने संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के अंतर्गत अंतर को भी स्पष्ट किया। तो आज हमने 3 जो ऑफेंस हैं, आज हमने जो CRPC का सेक्शन सब क्लोज 2 सब क्लोज 1 के अंतर्गत जमानती अपराध, 2 सब क्लोज B के अंतर्गत हमने आरोप की परिभाषा और 2 सब क्लोज C के अंतर्गत हमने संज्ञेय जो अपराध है उसको हमने पढ़ा। 2 सब क्लोज D यानी 2 सब क्लोज घ के अंतर्गत परिवाद की परिभाषा दे रखी है, कंप्लेंट की परिभाषा इसके अंतर्गत दे रखी है। तो कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट इस संहिता के अधीन यानी कि CRPC के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से किया गया अभिकथन। अभिकथन किसको किया जाना है? मजिस्ट्रेट को। मौखिक या लिखित रूप से जो किया जाता है, मौखिक या लिखित रूप से किया गया वह अभिकथन है कि किसी व्यक्ति ने जो ज्ञात हो या अज्ञात हो उसने अपराध किया है, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसकी जो परिभाषा है उसके अंतर्गत है ऐसा मामला जिसके अंतर्गत अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई जो रिपोर्ट है वह परिभाषा समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जो ऐसा रिपोर्ट जिसको की गई है वह परिवादी समझा जाएगा। इस प्रकार से यह परिवाद की परिभाषा
जो है वो CRPC के अंतर्गत बताई गई है। तो इसमें दो चीज़ें स्पष्ट हैं। सबसे पहला है कि परिवाद जो असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत किया जाता है। संज्ञेय अपराध में FIR होती है, पहली बात। दूसरी बात, यदि अन्वेषण के बाद असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रतीत होता है तो भी उस मामले के अंतर्गत परिवाद किया जा सकता है, और ऐसा पुलिस अधिकारी जो इस प्रकार का परिवाद दर्ज कराता है वह परिवादी समझा जाएगा। तो आज की जो कक्षा थी, उस आज की कक्षा में हमने परिवाद की परिभाषा को पढ़ा। आगे की कक्षा है, उस आगे कक्षा में मैं उच्च न्यायालय की जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ द हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट को जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।